अभिनंदन और स्वागत आप सभी का एक बार फिर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इस कार्यक्रम 1 to 1 में। और आमने सामने की और सीधी बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो मीडिया पॉलिसी और मीडिया जनरेशन के ऊपर बात करने के लिए एकदम उतारू हैं और सही हस्ती हैं। हम बात कर रहे हैं श्री के.बी. जंडियाल साहब की। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन रहे हैं और मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं, तो इनसे बेहतर कोई ऐसा शख्स नहीं जो मीडिया पॉलिसी और मीडिया जनरेशन की बात कर सके। जंडियाल साहब, आपका 1 to 1 कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बात करना चाहेंगे सीधी बात, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है 1 to 1 और हम एकदम अपने विषय पर आते हैं। तो बात सीधी है कि ये जो न्यू पॉलिसी है मीडिया को लेकर के, किस हद तक आपको लगता है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के जर्नलिज्म में इतना अपना जीवन दे चुके हैं कि आप इसकी गूढ़ जो परेशानियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन सबसे वाकिफ़ हैं, तो किस हद तक ये न्यू मीडिया पॉलिसी यहाँ पर कारगर रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई मीडिया पॉलिसी है। जी। पॉलिसी होती है फ्रेमवर्क। जी। मीडिया का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक, अगर मीडिया का कोई चीज़ है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। ओके। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी कोई एनफोर्स नहीं कर सकता कोई रूल रेगुलेशन एथिक्स का बारे में, कोई नहीं कर सकता। एडवाइजरी रोल है। एडवाइजरी रोल में वो अपने देते हैं कि ये एथिक्स होने चाहिए। जी जी। बट वो मैंडेटरी नहीं है। जी। जम्मू कश्मीर ने पहल की यूटी के बाद, और इसको बेसिकली अगर मैं देखूं कि मीडिया पॉलिसी जो है एक गाइडलाइंस हैं, इसके काफ़ी पार्ट हैं। पहले हुआ करता था कि जो एडवर्टीजमेंट होती थी उसी का एक पार्ट होता था जी। और उसको एडवर्टीजमेंट पॉलिसी कहते थे। वो अपडेट होती रही। अब इन्होंने उसको एक नया स्ट्रक्चर दे दिया, उसको बनाया, उसमें ऑल इंक्लूसिव है। जी जी। मेरा मतलब इंक्लूसिव का मतलब ये है कि उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट्स को क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें इकट्ठी की हैं। हमारे वक्त में ये चीज़ें हमें बताई नहीं जाती थी। जी जी। हम खुद से करते थे। बिल्कुल। अब ये मतलब एक कोडिफाइड हो जाता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट बना दिया। हमारे टाइम पे कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं थी और बाकी जगह पे नहीं होती। सर, व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू दिस एंटायर डॉक्यूमेंट ऑफ मीडिया पॉलिसी, मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये वाकई में, जैसा आपने कहा कि ये इंस्ट्रक्शंस टू द डिपार्टमेंट ज़्यादा लगती हैं रादर देन अ पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये मैंने कहा गाइडलाइंस की बात है। ये सरकार डिपार्टमेंट को गाइडलाइन दे रही है। सरकार उनको बता रही है कि इस चीज़ को ऐसे आपने हैंडल करना है। जी। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट से कहीं कोई कोताही हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये हर गवर्नमेंट तो चीजें, हर गवर्नमेंट फायदा क्या है? नहीं, किस बेस पर? फायदा देखिए कोई चीज़ का नुकसान नहीं होता है। जी। अब ऐसा सिस्टम है कि हमारे वक्त क्या होता था कि प्रोफेशनल जो थे वही काम करते थे। एग्जैक्टली। हम वी हैव रब शोल्डर फ्रॉम शेख अब्दुल्ला से ले लें या मीर कासिम से ले लें, गवर्नमेंट से चलते चलते मुफ्ती सईद और उमर अब्दुल्ला तक चलते रहे। तो हमें हर स्टेज पे लर्निंग प्रोसेस था। हम इम्प्रूव करते गए, प्रोफेशनलिज्म मिल जाते रहे। अब आज का सिस्टम है कि प्रोफेशनल के या जर्नलिस्ट जो है ना, जर्नल नॉट जर्नलिस्ट, जो जर्नल टाइप के हैं, IAS के हों, KS के हों, जो प्रोफेशनल नहीं है, मीडिया प्रोफेशनल नहीं है, वो हैंडल करते हैं। जी। तो उन चीज़ों के लिए अच्छा रहता है कि आप उनकी सबके लिए एक डॉक्यूमेंट बना दें कि कोई सिचुएशन ऐसी आए तो क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मीडिया पॉलिसी पढ़ी हो तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि सरकार की इमेज कैसे बनाई जाए, पॉजिटिव। तो वो हमारा काम था ना
डिपार्टमेंट का काम है और उसमें एक कोऑर्डिनेट करते थे। हाँ, कुछ दिक्कतें आती थी, जैसे अब इन्होंने एक पॉलिसी में किया कि कोई भी डिपार्टमेंट को अगर प्रॉब्लम है तो वो थ्रू इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट करेगा, एडवर्टीजमेंट है वो भी थ्रू इंफॉर्मेशन। तो ये फाइनेंशियल कोड में होता था कि गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर है, अथॉरिटी, वो कोडेड है फाइनेंशियल कोड, शुरुआत से ही वो है। अब इन्होंने सब चीज़ें इकट्ठी कर दी और उनको भी हिदायत दे दी कि आपको इस सिचुएशन में ऐसा करना। और उन्होंने क्रिटिकल सिचुएशन जैसे आजकल पेंडेमिक कोविड है या कोई और डिजास्टर वैसे ही जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही सिचुएशंस क्रिटिकल रहती हैं, तो उस सिचुएशन में एसओपी क्या होनी चाहिए। बट मैं प्रैक्टिकली ये सोचता हूँ कि जो प्रोफेशनल मीडिया प्रोफेशनल होता है, जो पीआर जॉब करता है, उसका मकसद और उसका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट की इमेज बनाना है, तो वो सिचुएशन में इन चीज़ों से बाइंड नहीं करता अपने आप को। डिपेंड करता है इवॉल्विंग सिचुएशन में, उसमें उसको क्या ठीक लगता है, वो ना पूछने जाता है ना वो डॉक्यूमेंट देखने जाता है, तो उसको ये खुद इवॉल्व करते हैं। तो इनका एक एफर्ट था कि इस एफर्ट में कुछ मुझे नई बातें कुछ हैं उसमें, जब पर्टिकुलरली फेक न्यूज़ की बात जैसे है, जैसे कुछ काफ़ी जर्नलिस्ट कश्मीर के जो है काफ़ी परेशान हैं। अदरवाइज उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की इमेज होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, पॉलिसीज और प्रोग्राम जो हैं उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए ताकि उनका बेनिफिट जो है वो जा सके। बिल्कुल, लेकिन जहां तक ये गवर्नमेंट की बात है, वहां पर लिखा गया है क्लियरली कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आपने हाईलाइट करना है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कहीं लूप होल है, अगर कहीं लेक्यूना है, अगर हम उसको हाईलाइट करते हैं तो क्या वो जर्नलिज्म एथिक के खिलाफ होगा? क्या वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा? नहीं, वो नहीं है। आप उसको दूसरे एंगल से देखें कि अगर लूप होल कहीं है, आप कहीं बताते हो, व्हेन यू आर क्रिएट अवेयरनेस, लूप होल किसी जगह है तो आपको फीडबैक आना चाहिए ना। जी। सम रीडर, सम पर्सन, सम जर्नलिस्ट विल राइट ऑन दैट, तो वो फीडबैक आपका आगे गवर्नमेंट कैन करेक्ट द कोर्स, वो अपना कर सकती है। ठीक है, तो आइडिया होता है कि कोई भी चीज़ अगर पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होती हैं। एडवांटेज ये है कि एक अवेयरनेस हो जाती क्रिएट, आपको जो आपका आइडिया है, अगर आपका आइडिया किसी को बेनिफिट देने का है, कुछ प्रोग्राम की बात है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें जैसे आपने कहा कोई लूप होल है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो नेचुरली उसमें आपको फीडबैक आएगा, चाहे वो ऑपरेशनल आ जाएगी, चाहे वो मीडिया से आ जाएगी, किसी जर्नलिस्ट को रिपोर्ट करेगा ये गलत हो गया, ऐसा गलत है, ये दिक्कत आ रही है। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लें, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में तो बना दिया सब कुछ आपने, खाका यू मार्केटेड, उन्होंने कहा 16 दिन तक आपको मार्केटिंग हो गई, आज तक नहीं आई, मार्केटिंग हो गई। अब दिक्कतें आ रही हैं तो अब दिक्कतों का इजाला करने के लिए आप कहते हैं कि ये करो वो करो, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करेगा वो करेगा, वो चीज़ें हो जाती हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है कि आप एक अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज़्यादा अपना सिनेरियो फैला देते हो जो शायद उसके आप हैंडल नहीं कर पाते कई दफ़ा। जैसे आप डोमिसाइल ले लें, हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 1,25,00,000 है, तो अमूमन मेरा ख्याल है चलिए कोई 90 लाख तो परमानेंट रेजिडेंट हो गए। अब इतना बड़ा फैला दिया आपने, कहा ये सब कुछ होना चाहिए, और आपकी इनिशियल उस समय अप्रोच ये थी कि आपको क्या करना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो जॉब के लिए है, so everybody should not need not rush to the तहसीलदार and get it. And why should we rush to the तहसीलदार when you have kept an online portal available? दोनों ऑप्शन है ना, दोनों ऑप्शन। आफ्टर ऑल हमारी पॉपुलेशन में, हर पॉपुलेशन में ये टेक्नोलॉजी की सेवी पीपल नहीं है। इनका जो परसेंटेज पूरी पॉपुलेशन का 10% भी नहीं होगा। 90% गरीब लोग, आम आदमी, देहाती, जिनको पता नहीं है, तो ये होता है। वो दोनों चीज़ें रखी। तो मैं और किसी इशू पे आपको ला रहा था, जब आप कहते हैं मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, MOS जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि आपको हर एक को जिसको रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, PRC था, उसको डोमिसाइल होना चाहिए उसके पास। तो इसका मतलब हो गया कि पहले तो आप कहते थे कि आपको जॉब के लिए करना क्या है, तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो जॉब करना नहीं है ना, तो आई शुड नॉट बॉदर। पर आज पढ़ता हूँ
कि आपको होना चाहिए। सो ये सर्टिफिकेट एक आइडेंटिटी भी है जी। तो इसलिए वो कहना आपने मार्केट कर दी, आपने सबको उसी को हम अब हमें अब उसका जो फॉल आउट आ रहे हैं, अब कंट्राडिक्शन जो आ रही हैं वो आपके सामने है जी। तो गवर्नमेंट विल हैंडल दैट। ठीक है, बट द प्राइम ड्यूटी ऑफ द मीडिया हाउस शुड बी कि वो जो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है उसको हम इन अ पॉजिटिव एंड फ्रेम्ड मैनर गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम नहीं है। तो फिर वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम है कि ये चीजें आई हो गवर्नमेंट को अवेयर करे, उसको फीडबैक दे जो कंसर्न अथॉरिटी है। जी जी। फॉर एग्जांपल ये डोमिसाइल का है तो आइदर गो ही शुड रेफर द डिपार्टमेंट शुड रेफर इट टू द रेवेन्यू कमिश्नर और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू होंगे या चीफ सेक्रेटरी होगा या जीएडी होगा या लॉ होगा, जो भी उसको डील करते हैं। सर एक इसमें बात उठी है कि ये जो न्यू मीडिया पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ प्रेस को चोट पहुंचा रही है, क्योंकि एडिटर्स के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस आ गई हैं। वो मैंने पहले भी कहा एक नॉर्मल एथिक्स की बात है, ये कोई ऐसी इसमें कोई नई चीज नहीं है सिवाय फेक न्यूज के, जो हम लोग नहीं करते थे जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। आप एंटी नेशनल एक्टिविटी प्रमोट करते हैं, आप कम्युनल वायलेंस कम्युनलिज्म फैलाते हैं, आप हेट्रेड की बात करते हैं, आप वायलेंस की बात करते हैं, आप सेसेशन की बात करते हैं। ये सब अगर ऑब्जेक्टिव में कोई आप लिखता है तो हम पकड़ लेते थे उन दोनों भी, क्योंकि ये सब्सटेंटिव लॉ है, ये सब्सटेंटिव लॉ है, आईपीसी में है। उन दिनों हमारा रणवीर पिनल कोड होता था आईपीसी, उसमें ये ऑफेंसेस हैं जी। और हमारे जो पुराने जो प्रेस एक्ट हैं उसमें भी ये लिखे हुए हैं। हमारे जो आपके गाइडलाइंस हैं फ्रॉम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें भी इन चीज़ों पे लिखा हुआ है। तो वी कैन ऑलवेज रेफर दोज थिंग एंड टेक एक्शन। ये एक इसमें ये भी बात कही गई है कि कहीं ना कहीं आपको वर्चुअल दुनिया पे ऑनलाइन मीडिया पे ज़्यादा जोर देना है रादर देन प्रिंट, सो दैट फेक न्यूज़ जो है वो कम हो सके। वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्लियरली लिखा गया है, मेंशन हुआ है पॉलिसी में। देखो इन्होंने जो डिपार्टमेंट को कहा है कि आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो आपने डिफरेंट चैनल जो हैं आपको अवेलेबल हैं। प्रिंट मीडिया अवेलेबल है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल है, आपको रेडियो अवेलेबल है, आप प्राइवेट रेडियो आ गए हैं वो अवेलेबल है, फिर आपको सोशल मीडिया अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको उन्होंने कहा हम कॉफी टेबल बुक बनाएंगे, यू नो दोज थिंग्स आल्सो। यहाँ पे लेजर चीज़ें भी बनाने की बात करेंगे, वो पब्लिकेशंस हैं कुछ हैं। तो उनको है कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, सोशल मीडिया। सो इन चीज़ों पे भी उन्होंने कहा कि आपको इन चीज़ों को भी यूज़ करना है, चैनल्स को, ठीक है ना। तो जो भी आप चाहे वो आप इमेज बना रहे हो, चाहे आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, चाहे कोई आप अलर्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो ये इंस्टेंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया कल सुबह आएगा जी। और प्रिंट मीडिया भी आजकल सोशल मीडिया जहाँ आपने उन्होंने वेब पोर्टल बनाए हैं जी, वो भी वेट नहीं करते कि कल हमारी अखबार में कल खबर पड़ेगी। तो क्या कहीं ना कहीं ये वेब पोर्टल्स के लिए भी कोई ऐसी रेगुलेशंस हैं कि उनको भी किस तरीके से काम करना होगा? ये सब चीज़ें जो है मशरूमिंग हो रही है, ठीक है, मशरूमिंग ऑल ओवर इंडिया हो रही है जी। अभी तक कोई इनका रेगुलेशन, मैंने कहा था कोई पॉलिसी नहीं है। एक पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो है इसकी जो IT वालों ने, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गाइडलाइंस है, पर वो गाइडलाइन भी फोकस ज़्यादा जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं ना, लोग उनके पास ज़्यादा है कि आपने कैसे यूज़ करना है इनको, ठीक है। उनको इनकरेज करते हैं कि आप, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ सोशल मीडिया में आ जाती है विच इज़ नॉट करेक्ट, आई वोंट कॉल फेक, विच इज इनकरेक्ट, तो वो उसका डायमेंशन देखिए, उसका फॉलो आउट क्या होगा सोशल मीडिया में, फॉरवर्ड करते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगी। जी 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 जी। आपको ये सिचुएशन में जब आपका लॉकडाउन करते हैं, इंफॉर्मेशन लॉकडाउन किया, तो इसलिए किया ना कि वो जो अनकन्फर्म जो चीज़ें हैं, जो प्रोवोकेटिव चीज़ें हैं, वो स्प्रेड हो जाती हैं इंस्टेंटली, तो नेचुरली फोकस उस पर ज़्यादा होना भी चाहिए। तो इसलिए इस पॉलिसी में दे हैव डन जस्टिस विद एवरी पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। बेसिकली आप जर्नलिज्म में रहे हैं,
मीडिया कि आपको पता है कि ये मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है ना। तो हम बात कर रहे हैं ये पर्सनल कम्युनिकेशन हो, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस चैनल से चला गया इम्पर्सनल और ये चला गया मास कम्युनिकेशन। तो ये मास कम्युनिकेशन के जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी मोड्स हैं हमारे पास अवेलेबल, उनको यूज करने के लिए उन्होंने उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, अब प्रॉपर होगी नहीं होगी डिपेंड करता है। यही मेरा सवाल था कि ये तो ये जेन्युइनिटी document- की जो बात कर रहे हैं, ये जेन्युइनिटी कौन चेक करेगा? नहीं, जेन्युइनिटी की बात नहीं मैं कर रहा, आप इसको यूज कर सकेंगे, कितना यूज होता है, कितना इफेक्टिवनेस होती है, वो बात अलग है। नहीं, कहते हैं ना कि आपकी फेक बात न्यूज़ आ नहीं, गई, अब ये आपकी फेक बात है या नहीं, ये आपकी कैसे बात जनरलाइज आपकी करें? बात आ गई सिटिंग ऑन द जजमेंट ऑफ ए न्यूज। एग्जैक्टली, जो कहते हैं कि फेक न्यूज है, कैसे कोई कहेगा कि ये फेक है या नहीं है? मैंने कहा ये जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, थ्रेटन द इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, सॉलिडेरिटी ऑफ द कंट्री, जो भी चीजें हैं, कम्युनल हार्मनी को थ्रेट करता है, पीस को थ्रेट करता है, वायलेंस करता है, सेसेशन की बातें करता है, ये सब चीजें परमिसिबल नहीं है। नहीं है, वो पहले भी नहीं पर नहीं, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। अब इनको कोडिफाई करके एक डॉक्यूमेंट बनाया तो इनको लगा खतरा आ गया जी जर्नलिस्टों को। जी, बट जो लोग इन चीजों को नहीं यूज करते वो उनको कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। तो जो चीज इनको करते हैं और वो समझते हैं कि थ्रेटन, वो हमारे वक्त भी थ्रेटन थे। हाँ, जैसे कुछ का उस कहने का वक्त- मतलब था कि हम अगर कहीं टेररिस्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि कोई टेररिस्ट मारा गया है तो हम उसको मिलिटेंट लिखते हैं तो हमारे को नहीं कोई ऐसा एंटी नहीं, नेशनल कहा कुछ जाता नहीं, है। नहीं कुछ नहीं किया। मिलिटेंट तो अब गवर्नमेंट खुद लिखती है। जी हमारे टाइम पे होता था कि मिलिटेंट टेररिस्ट लिखते थे, जी, ठीक है। अब तो हम आपके जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, प्रेस ब्रीफिंग है, उसमें तो मिलिट्री वर्ड चलता है, और वर्ड से क्या फर्क पड़ने वाला है। आप टेररिस्ट को हो, नहीं सर, मिलिटेंट एक को हो। एथिक हमारा जर्नलिज्म में है कि एक एप्रोप्रिएट वर्ड आपको यूज करना है। तो फिर आपके जर्नलिज्म में ये भी appropriation- चीज, आपके जर्नलिज्म में ये भी चीज है ना जो मोस्ट अंडरस्टैंडेबल चीज हो। हाँ, कम्युनिकेटिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो। जी, मैं ऐसी बातें करूं जो आपके समझ में नहीं आई तो उसमें क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपको उस चीज को लेना है जो कॉमन पार्लेंस में आती है। जी जी सर, ये एक और सवाल है कि रजिस्ट्रेशन जो है न्यूज़पेपर्स की या वो मीडिया पुराना हाउसेस है। की, वो दोबारा से चेक किया जाएगा, ओनर्स के बैकग्राउंड्स को चेक किया जाएगा। देखिए मैंने कहा ना वो हर चीजें होती थी, अब इसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में एक पॉलिसी बना दी, नाम दे दिया। जी पहले भी देखो रजिस्ट्रेशन कैसी होती है आपको पता है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार्स। ठीक। वो उसका सिस्टम क्या था और क्या है। जो डीएम है आप उसको अप्लाई करते हो, जी आप बकायदा लिस्ट देते हो कि मैं पब्लिशर है, ये फलाना है, कौन सी प्रेस में करूँगा, ये करूँगा। वो उसकी एक कॉपी जो है वो सीआईडी को भेजता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस को भेजता है, उसकी वेरिफिकेशन आती है। वो वेरिफिकेशन आने के बाद जब आता है कि इसमें नो ऑब्जेक्शन, वो उसको ऑथेंटिकेट करता है, ऑथेंटिकेट होता है। जी ठीक। ऑथेंटिकेट करने के बाद वो भेजता है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर को, वहाँ पर अलॉट होता है टाइटल। वो टाइटल इसलिए अलॉट होता है कि ये इस टाइटल का नाम कहीं और तो नहीं हो चुका है। जी जी ठीक। तो ये सारी एक्सरसाइज थी। आज अगर उन्होंने लिख के रख दिया तो कौन सा फर्क पड़ गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये एक क्या कहें कि मतलब एक डर सा पैदा हो गया कि अब री रजिस्ट्रेशन करनी है तो कई न्यूज़पेपर्स जो हैं बंद हो जाएंगे। नहीं, अगर उनके पास आरएनआई का नंबर है और वो उसकी जो डिक्लेरेशन ऑथेंटिकेट किया है डीएम ने, तो उसको क्या फिक्र है। ठीक। अगर किसी ने बिना वेरिफिकेशन बिना टाइटल के निकाला है पेपर, तो वो बिना इसकी डॉक्यूमेंट के, इस पॉलिसी के बिना भी वो अंदर हो सकता है। So that is again a legal crime. नॉर्मल चीज़ है ना, वो तो उसमें नई बात नहीं है। मैं कहा सिर्फ फेक न्यूज़ के बारे में इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि फेक न्यूज़ पे तो वो Spread out उसमें उसमें हम आईपीसी और साइबर रूल्स जो है क्राइम के, उसमें हम उनको पकड़ लेंगे। और इन्होंने 2-3 को थाने में बुलाया श्रीनगर में, तो उस पर जिस पर फिर आगे बवाल बहुत तो में हुआ। वो सब्जेक्टिविटी है, बट जिस सिचुएशन में कश्मीर चल रहा है और पिछले
30 साल से चल रहा है। आई हैव हैंडल्ड इट व्हेन इट वाज ऑन द पीक, ठीक। जी जी। तो उसमें जो है वो सिचुएशन में यू कांट टेक गिव लीनियंस टू दिस, और इमीडिएट डिसीजन लीनियंस नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल करना है जी। क्योंकि ये आपका देखो जी लॉ में होता है कि कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे आजकल जो है बहुत लंबी बातें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण की चल रही है, वो जो मर्जी कहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो कहते हैं, लेकिन कहता है कि मेरी राइट जो है फ्रीडम ऑफ माई स्पीच, माई राइट एंड्स वेयर योर नोज कम्स, कि मेरा इतने हद तक ही मेरी स्पीच मेरा राइट है, जब तक आपका चेहरा मेरे सामने आ गया तो मेरा राइट वहाँ ख़त्म हो गया जी। तो वो राइट जो है ना एब्सोल्यूट नहीं है किसी का भी, वो जर्नलिस्ट का भी नहीं है, जर्नलिज्म का कोई सेपरेट राइट नहीं है। आर्टिकल 19 में जो स्पीच की बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें इंक्लूडेड है कि ये चैनल है, दिस इज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेस करता है, कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन है, इसलिए तो उनका कोई राइट नहीं है। लेकिन जो चीज़ वो लिखता है वो ही इज अकाउंटेबल फॉर दैट। अगर उससे कोई चीज़ गलत है तो फिर देयर इज ऑप्शंस। पहली बात है कि अगर उसने गलत रिपोर्टिंग की है तो नॉट नेसेसरली अगर वो वायलेंस नहीं क्रिएट कर रहा, हाँ, तो उस पर एक्शन लेना जरूरी है। अगर वो कहीं और कुछ नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में गलत किया है तो एक लेटर टू एडिटर जा सकती है, उसको रिजाइंडर, जी जी जी, सिंपल से भाई गलत लिखा है इसको पब्लिश करो। जी जी। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का भी यही है कि आपने जहां पर एक आर्टिकल लिखा जिसको डिफेम किया, आपने बंदे को गलत किया, आपने उसी प्रोमिनेंट प्लेस पे लगाना चाहिए। यानी कि अगर मेरे खिलाफ कोई स्टोरी लिखी है आपने फ्रंट पेज पे, तो आपको फ्रंट पेज पे ही लिखनी चाहिए। ओके। लेकिन लिखता कोई नहीं है, बिल्कुल। कहीं कोने में ढूंढते हैं, कहीं लगा दें ताकि पता ना चले। मैंने एक दफा खुद अपना ये राइट असर्ट किया है और मैं प्रेस काउंसिल में गया हूँ और मैं उस केस को जीत के आया था, आई डोंट वांट टू नेम इट, एंड और उस पेपर ने वो उसका रिजाइंडर डिनाइल नहीं छापा। क्या कर सकते हो? सो दीज आर द सेट रूल्स जिनको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स ने या पब्लिशिंग हाउसेस ने या मीडिया हाउसेस ने फॉलो करना बंद कर दिया था या कम कर दिया था, तो नाउ दे विल बी स्ट्रिक्टली फॉलो। मुझे लगता मैं तो खैर इस समय हूँ नहीं, सरकार में नहीं हूँ, डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं। अगर ऐसी होती हैं तो फिर डिपार्टमेंट की नलायकी है अगर वो नहीं हैंडल कर पाते। सर, जर्नलिस्ट के बारे में अभी इसी गाइडलाइन, अब तो मैं गाइडलाइन ही कहूंगी क्योंकि मीडिया पॉलिसी, मैंने कहा मीडिया पॉलिसी है, मैंने कहा मीडिया पॉलिसी में इट इज लाइक ए गाइडलाइन। यस, मीडिया पॉलिसी में एक जर्नलिस्ट के लिए लिखा गया है कि उनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनका जो जर्नलिज्म बैकग्राउंड है, वो भी दोबारा से चेक किया जाएगा। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं हमारे जिनके पास डिग्री नहीं है, बट दे आर वेरी वेल स्किल्ड इन जर्नलिज्म। वो डिफिकल्ट है और मेरे हिसाब से ये गलत भी है जी। आज पता नहीं आपको याद हो, आप बच्चे होंगे, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे जी, तो उसने प्रेस लॉ, एक अमेंड प्रेस बिल लाया था पार्लियामेंट में। He had to withdraw the bill under the pressure of the press. उसमें ये लिखा था कि ये एडिटर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी जी। लेकिन जो लॉ कहता है, द सेटल प्रिंसिपल क्या है इसमें, आप अगर कहीं इंस्टीट्यूट जो होते हैं टीचिंग के, उसमें आमतौर पे ये एग्जांपल दी जाती है कि आप पेपर निकालते हैं, एडिटर साहब को 10वीं फेल है या 8वीं पास है या कुछ भी पास नहीं, वो उर्दू की अखबार निकालता है, इंग्लिश की अखबार निकालता है, तो वो कहते हैं इसको राइट नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून कहता है कि ये अखबार निकालना ये प्रॉपर्टी है उसकी, एक एसेट बेस है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो खरीद सकता है, बना सकता है, बेच सकता है। अगर ये कमोडिटी है, न्यूज़पेपर इज ए कमोडिटी, आप इसको सेल करने जा रहे हैं, तो अगर आप पे इसमें कुछ होगा नहीं तो खरीदा नहीं जाएगा। वाई समबडी विल वेस्ट मनी टू पिक पेपर जिसमें कुछ लिखा नहीं है, इंग्लिश गलत है, फलाना गलत है। ये उस वक्त ये हुआ था और आज भी है, वो
ब्लैकमेलिंग इंस्टिंक्ट होता है इसमें। ओके। ये पेपर जो हैं छोटे छोटे जो होते हैं ये ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, तो ब्लैकमेल के लिए वो स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। तो राजीव गांधी वाज मोटिवेटेड बाय दिस एस्पेक्ट बट ही कुड नॉट डू इट। तो आपको तो क्या ये- लगता है ये ये होना जो- चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कोई somebody will go to court, they can't enforce qualification for anyone. बिकॉज वी हैव मोस्ट ऑफ द टाइम सीन कि जिनके पास जर्नलिज्म की डिग्री भी है लेकिन उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता है बात को, लेकिन कुछ ऐसे स्किल्ड होते हैं जो नीचे से उठकर आ जाते हैं और अपने देख आप देख के देखिए, एक्सपीरियंस पेज पे देखिए, बोलना शुरू उसमें करते ऐसा हैं। है जो तो प्रिंट मीडिया में है तो उसकी तो एडिटर की क्वालिफिकेशन आ सकती है। आपके सोशल मीडिया जो हैं, आपके चैनल्स हैं, इसके मालिक की क्वालिफिकेशन क्या आएगी? उसके पास पैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन जो उसका जर्नलिस्ट होगा तो वो तो नहीं देखेंगे ना लोग। अगर आपका एंकर बोल नहीं पाता, आपका एंकर को पता कुछ नहीं है, तो कौन आएगा उस चैनल में बोलने के लिए भी? जी जी ठीक। और कौन देखेगा फॉर दैट मैटर? तो नेचुरली वो इट विल डाई ऑन इट्स ओन डेथ। ठीक है ना? और इसी के साथ सर एक जुड़ा हुआ है जो स्किल्ड पावर वहाँ मीडिया हाउसेस में काम करती है, अगर क्वालिफिकेशन चेक करना शुरू कर दें, अगर यही बेसिस बना दें, तो जो एडवर्टाइज बना रहा है, जो स्किल्ड है, जो डिजाइनिंग पेपर की कर रहा है या पेज मेकिंग कर रहा है, तो उनकी अर्निंग पे भी तो बात आ जाएगी। नहीं, मैं तो आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस पॉइंट। ओके, दिस शुड नॉट बी देयर। वो कर ही सकते, हाउ कैन यू इन्फोर्स इट? मैंने कहा ना मेरा राइट है। मैं अगर एडवर्टीजमेंट बनाता हूँ, मैं 10वीं फेल हूँ, मैं बनाता कैरिकेचर अच्छा बनाता हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? बाय द वे वो तो मालिक को प्रॉब्लम होगी जो इसने उसको एंगेज किया है। गवर्नमेंट को अगर वो गलत बनता है तो आप एक्शन ले लेना। अगर वो किसी हिसाब से ऑफेंड करता है तो वो तो वैसे ही आपका राइट बनता है उसको पकड़ने का। That lies with the owner itself. नहीं, गवर्नमेंट के पास है, अथॉरिटीज के पास होता है। कोई दंगी तस्वीर आप पेंट करके लगा दे वहाँ, तो आप तो वैसे ही फंसोगे। जैसे आप कहीं को गाय का है, गाय को मारते हुए कैरिकेचर बनाए तो आप प्रवोक कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर कैरिकेचर इस टाइप की बनाता है कोई बेहुदा टाइप की, तो ही इज अदरवाइज लायबल अंडर द सब्सटेंटिव लॉ। टिल द टाइम दे आर नॉट ऑफेंसिव एंड प्रेजुडिस्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे एम्प्लॉइज को। क्या आपको लगता है कि यहाँ की क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशंस रही हैं हमेशा से, डू द जर्नलिज्म ऑफ दिस, द चैलेंजेस जो जर्नलिस्टों को स्टेट में है वो कहीं बाहर नहीं है इतने। तो क्या हम जस्टिफाई कर पाते हैं कहीं ना कहीं उस चैलेंज को ओवरकम करने में? नहीं, हम क्या करें, वो तो ग्राउंड सिचुएशन है ना। अब मिलिटेंसी है, पाकिस्तान फ्यूल करता है। अब जो सोल्जर है, जो पुलिस वाले हैं या कोई आया, उनको कोई पता नहीं कि मिलिटेंट कौन है, आम शहरी कौन है। तो यू आर ऑलवेज एट ए लूजिंग एंड। तो क्या करोगे आप? कहीं ना कहीं गलती होगी, कहीं ना कहीं आएंगे। कोई जर्नलिस्ट पर वो करता है, कोई कुछ करता है, लिखता है, खिलाफ लिखता है। ये तो चैलेंजेस हैं सबके खिलाफ। एक समअप अगर हम करें इस मीडिया पॉलिसी को लेकर के, तो क्या एक सजेशन आपकी ओर से जाना चाहिए हमारे मीडिया हाउसेस को, पब्लिशिंग हाउसेस को, कि हमें पेशेंट रहना चाहिए, हमें फॉलो करने चाहिए ये गाइडलाइंस, या रिवोल्ट करें? पहली बात तो ये है बिंदिया के मीडिया को कोई सजेशन नहीं दे सकता। क्या बात कही सर। बिल्कुल नहीं दे सकता। मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रेगुलेटेड है जी, और वो अपने आप को इस मामले में कॉम्पिटेंट समझता है कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स हैं बने हुए, दे आर अवेयर ऑफ दोस। ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं है। और सिचुएशन में वो किसी वक्त लिखते हैं वायलेट द कोड ऑफ एथिक्स, और वो नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, नहीं किया जाए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। नो गवर्नमेंट इज एंटी मीडिया, नो गवर्नमेंट इज टारगेटिंग ए पर्टिकुलर जर्नलिस्ट। यहाँ बहुत क्रिटिकल लिखने वाले जो थे वो जर्नलिस्ट रहे हैं जी, मतलब जिनका नाम बहुत पिल्लर भी थे यहाँ के। मिस्टर हमारे लेट वेद सिंह जी, वो ड्राइंग थे इस जर्नलिज्म के। ठीक है। बलराजपुरी साहब थे, दे वर नेवर प्रो गवर्नमेंट। तो कोई ऐसा नहीं था कि they were never provocative as well. वो बहुत बड़े वेटरन थे। वो प्रोवोकेटिव क्या, उनका जो भी था, उनका अपना आइडियोलॉजी थी, वो लिखते थे, खिलाफ लिखते थे, बहुत ज़बरदस्त खिलाफ लिखते थे। तो इसलिए
वो जो नॉर्मल जर्नलिज्म है उससे कुछ होता है, जहाँ प्रोवोक करने वाली बात है, वो जो एंटी नेशनल बात है वो अपनी जगह है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई जर्नलिस्ट जो अच्छा खासा जो न्यूज़पेपर्स में काम करते हैं, बड़े बड़े पेपरों में, उनके वो इन चीज़ों पर करते हैं, लेकिन वो क्रिटिकल हैं तो हैं क्रिटिकल, वो 370 के खिलाफ हैं तो हैं, लिखते हैं। आप हिंदू में पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़िए, ट्रिब्यून में भी पढ़िए, फॉर दैट मैटर कई दफ़ा आप हिंदुस्तान टाइम में देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया में देखें, तो लिखे जाते हैं आर्टिकल। बहुत मतलब हक में बहुत कम होते हैं, अगेंस्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिचुएशन भी होती है मीडिया में। हमें बड़ा तंग किया जाता है, तंग कौन करेगा, बस लिखते हैं आप। मैं आज भी कहें तो मैं 10-15 आर्टिकल आपको बताऊंगा कि ये 370 के खिलाफ लिखा है, तुम्हारा राइट था, लिखो। नोबडी हैज टेकन अवे योर राइट। तो मतलब ये कंट्राडिक्टरी है ना। आप कहते हैं कि उनका क्या असर हुआ, असर कोई नहीं हुआ। अब असर ये हो सकता है कि आपको ये जो नई पॉलिसी में कुछ चीज़ें फेक जो न्यूज़ है इस पर उनको डर लगता है। जैसे पुलिस वाले मैंने कहा 3 जर्नलिस्टों को बुला लिया, फोटोग्राफर थे, फोटो खींची भेजी, ये क्या किया, गलत करा, तो एक FIR दर्ज हो जाएगा। तो वो चीज़ें पर आप ऐसी प्रोवोकेटिव चीज़ें क्यों करेंगे? बिल्कुल। और अगर आप हिंदुस्तानी हैं और आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में रहते हैं हम और हमें पीस चाहिए, आपके पास चैनल ही चैनल है, 10,000 लिखो आपको, पर आप उसको उस एंगल से क्यों लिखते हैं जिससे लोग प्रवोक होकर सड़कों पे आ जाएं या हमारे देश का नाम बदनाम हो, उसमें क्यों लिखेंगे? तो वन हैज़ टू बी फर्स्ट इंडियन। एग्जैक्टली, नेशन फर्स्ट। नहीं, बाकी आपका राइट है, आप नेशन के खिलाफ भी आकर लिखते हैं तो भी कोई तो, जब आप नेशन के खिलाफ लिखते हैं तो फिर कई चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो जो नेशन के खिलाफ लिखता है तो ही कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसके गले में हाथ डाले जाएंगे। बट देन ही इज रेडी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप जो मर्जी लिखिए, दिस इज द पैरामीटर जो आपके पास है, विद इन दैट पैरामीटर आप लिखिए। हर आदमी, अब जुडिशरी के खिलाफ कितना लिखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या है, तो कोई आज़ादी है ना, ये इस एलिमेंट को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं नहीं गई है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज देयर, बट द ओनली थिंग वी हैव टू लुक इनटू इज there should be no provocation, there should be no fake news, and we should not adhere to provocations and fake news. जंडियाल साहब, हमारे साथ इतना विस्तार से बात करने के लिए और 1-to-1 में अपना इतना कीमती समय निकाल कर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही हस्ती के साथ, और फिर करेंगे आमने सामने की मुलाकात सीधी बात 1-to-1 पर। This is Vindhya Tikku signing off for Greater Jammu Virtual.